हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाले समय में आपको कोई भी वीडियो हम डालें नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस समय हम बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट निरंतर चला रहे हैं। आज ये भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 7वां है, ठीक है, पीजीटी के लिए। इसके पहले हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां देख चुके हैं। साथ ही साथ टीजीटी का भी बिहार टीजीटी भूगोल विषय का मतलब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लेंगे, ठीक। तो जो बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम है, आप लोगों को अगर नए हैं तो जान लीजिए 150 क्वेश्चन का टोटल होगा, ठीक। जिसमें से 30 क्वेश्चन समान हिंदी या इंग्लिश भाषा का रहेगा, 40 क्वेश्चन समान अध्ययन का रहेगा और 80 क्वेश्चन रहेगा विषय का, ठीक। तो 80 और 40 से मेरिट आपकी बनेगी। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, ये 80 क्वेश्चन जो भूगोल विषय का आने वाला है उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग अपलोड इस चैनल पे कर रहे हैं। एकदम पूर्णतः जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, और साथ ही साथ जो बिहार पीजीटी में 5 ऑप्शन मतलब विकल्प रहेंगे किसी भी क्वेश्चन के, उसी तरह इस पर दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, देर न करते हुए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो अपलोड कर सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय भाग के खंड है। पहला है कार्बी एंगलोंग पठार, बी है मेघालय पठार, सी है छोटा नागपुर पठार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कार्बी एलोंग पठार जो है, मेघालय पठार और छोटा नागपुर पठार, ये तीनों जो पठार है यह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में, इसका प्रमाण है, ठीक है। तो इसका क्या प्रमाण है। पहला है गार्ग, बी है बी आकार की घाटी, सी है जल प्रपात, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कोई भी नदी जब युवा अवस्था में रहती है तो गार्ग का निर्माण करती है, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है, छिप्रिका का निर्माण करती है, ठीक है, कैनियन का निर्माण करती है। तो इसमें से आप लोग देख रहे हैं तीनों है, इसलिए यह उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, वह किन शैलों से बना है। तो ए है ग्रेनाइट, बी है नीस और सी है बलुआ पत्थर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्यों उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय खंड है वह ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बनी हुई है। तो ए और बी दोनों है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, जबकि बलुआ पत्थर से इसका निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा कुल्लू घाटी स्थित है। जो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी है वो कहाँ स्थित है। ए है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, बी है शिवालिक हिमालय में, सी है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, ठीक है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है। ए है अनाईमुड़ी, बी है महेंद्रगिरी, सी है डोडा बेटा और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है, जबकि पश्चिमी घाट की हो जाएगी डोडा बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़िया। इस विभाजन का क्या आधार है, ठीक है। इस विभाजन का आधार क्या है। ए है स्थलाकृतिक विभिन्नता है, बी है वर्षा की मात्रा, सी है जनजातियाँ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आधार है वह है जनजातियाँ। जनजातियों के नाम पे गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़िया रखी गई। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों जनजाति भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ठीक है, सुमेलित है। तो वन्यजीव प्राणी अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में आया, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, यह भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, यह भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी 7 का डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण है। जो लाल मिट्टी पाई जाती है उसका लाल रंग होने का क्या कारण है। ए है जैव पदार्थों की अधिकता, बी है फास्फोरस की अधिकता, सी है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति, या डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रमुख कारण जो है वह है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति। इसी के कारण लाल मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, लीचिंग क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9।
किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? ए है रॉक फास्फेट, बी है वेजिटेबल कंपोस्ट, सी है जिप्सम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर मृदा की लवणता और क्षारीयता कम करना है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर मृदा की अम्लीयता कम करना हो तो वहाँ पे चूना का प्रयोग किया जाएगा, याद रहे। अम्लीयता, ठीक है, अगर मृदा में अम्लीयता हो उसको कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाएगा। जबकि लवणता एवं क्षारीयता कम करना हो तो जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 10, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? ए है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और सी है पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरियो, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो एजेंडा 21 है वह पृथ्वी शिखर वार्ता या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ठीक है, एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है, उसको कौन सी कृषि कहा जाता है? उसको कहते हैं रोपड़ कृषि। ठीक है, जैसे चाय, ठीक है, उसके बाद रबड़, ये सब, कहवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। यह जो है किस फसल की विशेषता है? ए है जौ, बी है मक्का, सी है चना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मक्का। ठीक है, यह क्या होती है? खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? ए है झारखंड, बी है मेघालय, सी है उड़ीसा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेघालय राज्य में रैट होल खनन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन बचत को परिभाषित करता है? ठीक है, ए है सुदूर पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण, बी है उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण, सी है लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों की स्थापना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण। कोई अगर एक ही जगह नगरों के पास अगर एक उद्योग से संबंधित अन्य उद्योग वहाँ पे स्थापित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं समूहन बचत। ठीक है, इससे परिवहन भाड़ा क्या होता है? मान लिया यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल बनाने की कंपनी है, वहाँ पे पार्ट बनाने की अलग अलग पार्ट बनाने की वाली कंपनी भी हो जाए, टायर बनाने वाली भी हो जाए, ठीक है, पेंट वाली कंपनी भी हो जाए, तो यहीं से इस कंपनी को सारे जो भी मटेरियल चाहिए आपको मिल जाएंगे, तो परिवहन भाड़ा कम लगेगा, इसलिए समूहन इसको बचत की संज्ञा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय है? ठीक है, तो प्राकृतिक पोताश्रय इनमें से कौन है? ए है कोचीन पत्तन, बी है मुंबई पत्तन, सी है विशाखापत्तनम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो है यह प्राकृतिक पोताश्रय है। ठीक है, कोचीन भी, मुंबई भी, विशाखापत्तनम अगर चेन्नई रहता तो हो जाता कृत्रिम पोताश्रय। ठीक है, चेन्नई नहीं है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? कौन से प्रत्यक्ष स्रोत हैं? ठीक है, ए है धरातली चट्टान, बी है आकाशगंगा, सी है ज्वालामुखी उद्गार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी धरातली चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार दोनों क्या हैं? प्रत्यक्ष स्रोत हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत है, जबकि आकाशगंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही पहचानना है। ए है पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है, बी है पृथ्वी का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र कहलाता है, सी है सबसे पहले भूकंपी तरंगों को उद्गम केंद्र यानी फोकस पर महसूस किया जाता है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है। देखिए बी इसलिए गलत है क्योंकि पृथ्वी का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र नहीं कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं
उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। और जबकि जहाँ सबसे पहले तरंगों, ठीक है, महसूस किया जाता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी ऊपर नीचे यहाँ पे है, ठीक। तो इसलिए ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? तो लैकोलिथ और बैथोलिथ यह अंतर्वेदी चट्टान होती है, सील डाइक, ठीक है। ये लैपोलिथ ये सब सारे क्या होती है? बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, सील डाइक, ठीक है, ये सब अंतर्वेदी चट्टान होती हैं। एक किससे संबंधित है? ए है ज्वालामुखी, बी है अपरदन, नदी अपरदन, सी है भूकंप, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ज्वालामुखी जब क्या होता है, धरातल के नीचे, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसी यही जमा हो जाती है। तो जिन आकार की जमा होती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये जो कहते हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, ठीक है, ये सब सील डाइक, ये सब सारे नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेट संचलन के फलस्वरूप बनने वाली प्लेट सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य पहचानना है, ठीक है। देखिए पहला, अपसारी सीमा के अंतर्गत प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती है, बिल्कुल सही है। मान लीजिए अपसारी जो हो रही है, यहाँ से प्लेट से टूट के एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है, इसको कहते हैं अपसारी प्लेट। तो दूसरे एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी। अपसारी सीमा पर नई प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट का निर्माण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। सी देखिए, अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और यहाँ पे प्रॉपर्टी नष्ट होती है, बिल्कुल सही है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी, कौन सा असत्य नहीं है इसमें पूछ रहा है? तो इसमें कोई असत्य नहीं है, सारे सत्य है, तो इसलिए यह इसमें कोई असत्य नहीं है, ई हो जाएगा, कोई असत्य नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ई हो जाएगा। ये पूछा है कौन सा असत्य है, तो तीनों सत्य है, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक, कोई नहीं, कोई असत्य नहीं है, ठीक है, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मलबा अवधाब को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो मलबा अवधाब को तीव्र प्रवाही वृहद संचलन में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भू आकृति निर्माण के कारक के द्वारा संप्रदाय मैदान का विकास होता है? यानी निम्नलिखित में से किस भू आकृति भू आकृति निर्माण के कारक के द्वारा संप्रदाय मैदान का विकास होता है? ए है हिमनद, बी है प्रवाहित जल, सी है सागरी तरंग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रवाहित जल, ठीक है, से संप्रदाय मैदान का निर्माण होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि क्या होती है इसमें? इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, बिल्कुल गलत। इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की क्षमता के लिए अनुकूल है, बिल्कुल गलत। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, यह बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं, समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है, इसका प्रमुख कारण है, ठीक है। जो समताप रेखाएं होती हैं, समान ताप को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समताप रेखा, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। तो ये इसमें विचलन का प्रमुख कारण क्या है, यह पूछ रहा है। ये है उत्तरी गोलार्ध में वनों का प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध से ज़्यादा है, ये बिल्कुल गलत। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, तो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी, ये बिल्कुल सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जगह राइट आंसर बी, ठीक है, यही सही है। यहाँ देख रहा है दक्षिणी गोलार्ध का तापमान उत्तरी गोलार्ध से अधिक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न कोष्ठ तथा उसमें प्रवाहित होने वाली पवनों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित पहचाना है, ठीक है। ये है हेडली कोष्ठ, पछुआ पवन, फेरल कोष्ठ, पूर्वी व्यापारी पवन, सी है ध्रुवी कोष्ठ, ध्रुवी पूर्वी पवन, ठीक है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी केवल क्या है, सुमेलित है। ध्रुवी कोष्ठ ध्रुवी व्यापारी पवन यहाँ पे चलती है, जबकि हेडली कोष्ठ से पूर्वी व्यापारी पवन चलती है और फेरल कोष्ठ से पछुआ पवन चलती है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? ए है अक्षांश, बी है स्थल एवं जल का आसमान वितरण, सी है महासागरीय धाराएं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी अक्षांश, स्थल एवं जल का आसमान वितरण और महासागरीय धाराएं, ये सभी महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, ठीक है। ए है सोडियम, बी है क्लोरीन, सी है मैग्नीशियम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सर्वाधिक पूछ रहा है, तो क्लोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है महासागरीय जल की में, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 27, समुद्री सतह पर बृहद ज्वार आने का कारण है। जो समुद्री सतह होता है उस पर बृहद ज्वार आने का क्या कारण है? ए है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में हो। बी है सूर्य एवं चंद्रमा का एक दूसरे के समकोण पर होना। सी है समुद्र की सतह पर उच्च वायुदाब का बनना। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सूर्य एवं चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही दिशा में होती हैं, मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही दिशा में हो जाएंगी तो यहाँ पे बृहद ज्वार आएगा एक सीधी रेखा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? ठीक है, गर्म जलधारा पहचाना है। ए है कनारी, बी है बेंगुला, सी है फाकलैंड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे जो जलधारा है ठंडी जलधारा है। ठीक है, कनारी भी, फाकलैंड भी और बेंगुला भी। ठीक है, बेंगुला धारा जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देते हैं, बंगाल की खाड़ी की लवणता की अपेक्षा अरब सागर की लवणता की अधिकता, बंगाल की खाड़ी की लवणता की अपेक्षा अरब सागर की लवणता की अधिकता का कारण है। तो कौन सा कारण है? यानी बंगाल की खाड़ी की लवणता थोड़ा कम है और उसके अपेक्षा अरब सागर की लवणता ज़्यादा है। इसका क्या कारण है यहाँ पे? ठीक, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं जबकि अरब सागर में कम। ये बिल्कुल गलत है। बंगाल की खाड़ी विषुवत वृत्त के ज़्यादा निकट है जबकि अरब का सागर दूर है। ये बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है जबकि अरब सागर में ताजे जल की कमी होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी 29 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं? ठीक है, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित वाले इसमें से कौन से कारक हैं? ए है वाष्पीकरण एवं वर्षण, बी है महासागरीय धाराएं, सी है नदी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी वाष्पीकरण एवं वर्षण, यानी जहाँ पे वर्षण ज़्यादा होगा वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? महासागरीय लवणता कम पाई जाएगी। वहीं पे जहाँ वर्षण कम होगा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वहाँ लवणता ज़्यादा पाई जाएगी। जहाँ महासागरीय धाराएं, ठीक है, क्या करेंगे? ठंडा नदियों का जल ले जाकर दूसरे तरफ ले जाके पहुँचाएंगी, वहाँ लवणता कम कर देंगी। और जहाँ उष्णकटिबंधीय जल, ठीक है, क्या करेगा? ठंडे स्थानों पे ले जाकर जमा करेगा, वहाँ पे लवणता बढ़ जाएगी। या ठंडे स्थानों वाला जल जब गर्म क्षेत्रों में आएगी वहाँ पे लवणता कम हो जाएगी। तो महासागरीय धाराएं भी लवणता को, नदियाँ जहाँ पे क्या करेंगी? अपनी जल को गिराएंगी, वहाँ पे लवणता कम कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव भू रासायनिक चक्र को परिभाषित करता है? ठीक है, यह है जयमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह। बी है जयमंडल में प्राणियों के बीच ऊर्जा का प्रवाह। सी है पौधों एवं प्राणियों का कार्बनिक यौगिकों में विघटन। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, जयमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह ही क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, देखते हैं शैवाल और जीवाणु, बी है शैवाल और कवक, सी है जीवाणु और कवक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, शैवाल और कटक जो होते हैं वह नग्न चट्टान पे भी, ठीक है, क्या होते हैं? अपने अनुक्रम को प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन से अपघटक नहीं है? अपघटक नहीं है पहचाना है। ए है कवक, बी है विषाणु, सी है जीवाणु, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विषाणु है यह अपघटक नहीं है। ठीक है, जबकि कवक और जीवाणु ये दोनों अपघटक है। ध्यान रखें, जो विषाणु होते हैं वह अपघटक नहीं होते। कभी भी पूछे कौन सा अपघटक नहीं है तो अगर विषाणु आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा विषाणु अपघटक नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। तो ये है आवासीय प्रदूषण, बी है विदेशी प्रजातियों का आगमन, सी है आवासीय विनाश, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मुख्य कारण है वह है आवासीय विनाश। ठीक है, यह मुख्य कारण है। ठीक, और बाकी ये सब गौण कारण है। क्वेश्चन नंबर 35, यूरोप के देशों में पुरुषों की संख्या के कम होने का निम्नलिखित में से एक कारण है। तो इसका कारण ए है अत्यधिक पुरुष उत्प्रवासन, बी है स्त्रियों की उच्च जन्म दर, सी है पुरुषों की उच्च मृत्यु दर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रमुख जो कारण है वह अत्यधिक पुरुष उत्प्रवासन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के घटक हैं? तो मानव विकास के कौन से घटक हैं? ए है समता, बी है सतत पोषणीयता, सी है सशक्तिकरण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास के यह तीनों कारक घटक हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा
उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? ए है रोपड़, बी है भूमध्य सागरी, सी है बागवानी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूमध्य सागरी कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की कृषि की जाती है, जैसे अंगूर, नारियल, अंगूर, अनानास, जो भी है, संतरा, ये सब। क्वेश्चन नंबर जैतून। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग यहाँ पे नहीं है, पहचानना है, ठीक है। ए है वनस्पति तेल, बी है चीनी, सी है नमक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नमक है यह कृषि आधारित नहीं है, यह है रसायन आधारित उद्योग है, रसायन आधारित उद्योग है, ठीक है। जबकि वनस्पति तेल और चीनी यह दोनों कृषि आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? वन आधारित उद्योग नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो वन आधारित उद्योग है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? ए है लाख, बी है कृत्रिम रेशा, सी है कॉफी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लाख है यह वन आधारित उद्योग है, जबकि कॉफी जो है कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। और यह कृत्रिम रेशा जो है रसायन आधारित उद्योग है, आप लोग जान ही रहेंगे। तो लाख जो है यह वन आधारित उद्योग है, ठीक है। लाख हो गया लकड़ी, इमारती लकड़ी उद्योग, ये सब। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंदर उच्चतर स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले कार्य शामिल है? तो यह है तृतीय, बी है चतुर्थ क्रियाकलाप, सी है पंचम क्रियाकलाप, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या होता है? उच्च स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले कार्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर देते हैं 41। होम स्टे यानी घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए है कर्नाटक, बी है गोवा, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। यानी होम स्टे घरों में रुकने के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 43। उत्तर मासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, पहचाना है। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। बी है यह पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। सी है इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कौन सा सही कथन नहीं है? ये इसका सही कथन नहीं है। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है, बिल्कुल गलत है। जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को और एशिया को जोड़ने वाला पत्तन है वह क्या है? वह है पनामा नहर, ठीक है। देखिए ऐसे बना रहे हैं, ये मान लिया उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ दे रहा है उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिम तट है और एशिया के यहाँ पे पश्चिम तट को ये जोड़ेगा कौन? पनामा नहर वाला। और यहाँ पूछ रहा है उत्तर मासा अंतरिक्ष, उत्तर मासा कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है। तो अफ्रीका में जब है नीचे वो वाला व्यापारी मार्ग, तो यह पश्चिमी यूरोप यानी यहाँ यूरोप है और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को और अर्जेंटीना उरुग्वे है, तो इसको ही जोड़ेगा ना। और इस मार्ग पर यातायात कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? तो ए है दूध, बी है पेट्रोलियम, सी है गैस, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका है जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जेनेवा में, ठीक है। हेग में नहीं, वियना में नहीं, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ए है अर्जेंटीना, बी है ओपेक का सदस्य है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ए है अर्जेंटीना, बी है उरुग्वे, सी है वेनेजुला, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेनेजुला दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ओपेक सदस्य है, देश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। रॉटरडम पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के पत्तन है? तो जो रॉटरडम पत्तन है वो आंत्रपो पत्तन है। आंत्रपो पत्तन ये होता है अनेक देशों के माल वहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, अनेक देशों के, ठीक है, माल आके वहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से यह माल अनेक देशों में, ठीक है, सड़क मार्ग से पहुँचाए जाते हैं उन देशों पे, ठीक। और जैसे एशिया में सिंगापुर जो है, ठीक है, सिंगापुर जो है यह भी एक क्या है? आंत्रपोपत्तन है, क्योंकि यहाँ पे भी विभिन्न देशों के माल यहाँ पे आके रुकते हैं जहाज़ों से
पानी वाले जहाज़ों से, फिर वहाँ से क्या होते हैं अनेक देशों में सड़क मार्ग से पहुँचाए जाते हैं। ठीक, तो अंतरपो पत्तन का मतलब होता है वह पत्तन, ऐसा पत्तन जहाँ पे विभिन्न देशों का माल आके वहाँ पे उतरे और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? ए है दिल्ली, बी है दादरा नगर हवेली, सी है चंडीगढ़, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? ए है 1911 से 1921 दशक, बी है 1971 से 1981, सी है 1951 से 1961। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, कार्लसबर्ग कटक किस महासागर में स्थित है? ए है अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, और सी है दक्षिणी सागर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई यहाँ पे ऑप्शन भूल गए, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कार्लसबर्ग कटक है या हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो हिंद महासागर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय प्रवास के अंतर्गत ग्रामीण से ग्रामीण धारा में स्त्रियों के अधिक प्रवास का कारण है? तो ए है शिक्षा, बी है विवाह, सी है रोजगार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण से ग्रामीण अगर धारा में स्त्रियों का प्रवास का सर्वप्रमुख कारण क्या है? वह है विवाह। ठीक है, यानी स्त्रियों का विवाह क्या होता है, एक गांव से दूसरे गांव में होता है, तो उनका क्या हो जाता है, प्रवास हो जाता है, तो अपने मूल स्थान से दूसरे गांव में चली जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पल्ली बस्तियां बहुतायत में पाई जाती हैं? पल्ली बस्तियां कहाँ बहुतायत में पाई जाती हैं? तो ए है हिमालय की निचली घाटियाँ, बी है गुजरात के मैदान व राजस्थान में, सी है दक्षिण पठारी क्षेत्र में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हिमालय की निचली घाटियों में पल्ली बस्तियाँ पाई जाती हैं अधिक। क्वेश्चन नंबर 52, पेट्रोलियम भंडार के इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम भंडार भारत के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये है छोटा नागपुर पठार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बी है असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र, डी सी है कर्नाटक, गोवा, गुजरात और असम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 53, 1984 में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? ए है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, बी है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, सी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की स्थापना प्राकृतिक गैसों के परिवहन और विपणन के लिए 1984 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, ए है यूरेनियम, बी है थोरियम, सी है प्लूटोनियम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ए है 1960, बी है 1999, सी है 1972, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो BRO यानी सीमा सड़क संगठन बॉर्डर, ठीक है, रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गई थी, BRO का फुल फॉर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार किन मार्गों द्वारा संचालित होता है? भारत में जो अधिकतर विदेशी व्यापार होता है किन मार्गों द्वारा संचालित होता है? ए है वायु मार्ग द्वारा, बी है समुद्र एवं वायु मार्ग द्वारा, सी है सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो समुद्र एवं वायु मार्ग द्वारा भारत में विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? जो ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका यहाँ देश है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल को क्या कहा जाता है? ए है स्टेपी, बी है डाउन, सी है सवाना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उसको कहते हैं बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में बेल्ट नहीं है, तो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, प्राकृतिक प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जो प्राकृतिक प्रकार की बस्तियां होती है भारत में या विश्व में कहाँ पाई जाती हैं? ए है पहाड़ी क्षेत्र, बी है तटीय क्षेत्र, सी है मैदानी क्षेत्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो तटीय
प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं वह पहाड़ी क्षेत्रों में, वनीय क्षेत्रों में और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में सघन और मैदानी क्षेत्रों में सघन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है? यह ए है वह क्षेत्र जहाँ शीत धाराएं बहती है, बी है वह क्षेत्र जहाँ गर्म जल धाराएं बहती है, सी है वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत धाराएं मिलती है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं। मान लिया यहाँ गर्म जल धारा या शीत धारा जहाँ दोनों मिलेंगी वहाँ पे एक विशेष प्रकार के प्लैंकटन, ठीक है, शैवाल का विकास होगा। मछलियों के भोजन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। उन क्षेत्रों में मछलियाँ ज़्यादा क्या होती है, विकास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है? ए है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, बी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सी है सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 61, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? ए है कायांतरित, बी है अवसादी, सी है आग्नेय सेल, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं आग्नेय सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल दो प्रकार का होता है, याद रहे। आग्नेय सेल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेनाइट, ठीक है, और एक होता है बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट दो प्रकार का होता है आग्नेय सेल, याद रखिए आप लोग दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है फ्रांस, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ए है हिमालय, बी है रॉकी, सी है अपलेशियन पर्वत, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वह है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। तो ऑप्शन में एंडीज नहीं है, इसलिए हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? यह है स्थान की स्थिति, बी है ऊंचाई, सी है समुद्र से दूरी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो कारण है वह क्या होता है, जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्षांश भी होता है, लेकिन अक्षांश ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? ए है 6, बी है 5, सी है 7, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वह 7 देशों से लगी हुई है, जबकि 2 देशों से जलीय सीमा लगी हुई है। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव, 2 जलीय देश वाले सीमा है, बाकी 7 स्थलीय सीमा वाले देश हैं। ठीक है, आप लोग 7 को याद कर लेंगे। पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66, जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ए है जल, ए बी है बर्फ, सी है जलवाष्प, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल मंडल के अंतर्गत उपरोक्त सब एक से अधिक, ठीक है, अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी जल मंडल के अंदर जल, बर्फ और जलवाष्प तीनों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? जैव मंडल के अंतर्गत, ठीक है, ए है स्थल मंडल, बी है जल मंडल, सी है वायुमंडल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों को सम्मिलित करते हैं, इसलिए उत्तर जगह उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर देते हैं 68, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? ठीक है, ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे? ए है 5 घंटा 30 मिनट आगे, बी है 5 घंटा 30 मिनट पीछे, सी है 4 घंटा 30 मिनट आगे, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। क्वेश्चन 69, बिहार का अधिकतम लिंगानुपात यानी 1021 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वाला जिला है तो है ए है मुंगेर, बी है गोपालगंज, सी है वैशाली, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है गोपालगंज। बिहार का गोपालगंज जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और सबसे कम मुंगेर वाला। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, बिहार का जनगणना जरूर देख लेंगे बढ़िया से। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से लगती है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है झारखंड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो तीनों राज्य से बिहार की सीमा लगती है, ठीक है। तो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 71, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? ए है पीर पंजाल जास्कर, बी है लद्दाख और जास्कर, सी है धौलाधर और पीर पंजाल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा बी, लद्दाख और जास्कर के बीच क्या बहती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी, ठीक है। मान लिया यह लद्दाख हो या और यह जास्कर, इन श्रेणियों के बीच में क्या कौन नदी बह रही है? सिंधु नदी बह रही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तो ए है विष्णुप्रयाग, बी है देवप्रयाग, सी है नंदप्रयाग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देवप्रयाग में यह दोनों नदी आके, मान लीजिए यह होगा भागीरथी नदी आ रही है इस तरह बहती हुई, और यह आ रही है अलकनंदा नदी, तो दोनों आके कहाँ पे मिल जा रही हैं? तो यहाँ पे जब मिल जाती हैं वो देवप्रयाग में, वहीं से इसको गंगा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो ए है दामोदर घाटी परियोजना, बी है भाखड़ा नागल परियोजना, सी है रिहंद नदी परियोजना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। यहीं पे गोविंद सागर कृत्रिम झील बनाया गया है, और जबकि रिहंद परियोजना पे गोविंद बल्लभ पंत झील बनाया गया है। याद रखिए दोनों में, तो यहाँ गोविंद सागर है, वहाँ गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? ठीक है। ए है एल नीनो, बी है पश्चिमी जेठ धाराएं, सी है तिब्बत का पठार, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एल नीनो और तिब्बत पठार ये पश्चिमी जेठ धाराएं तीनों क्या करती हैं? भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय मानसून की अरब शाखा एवं बंगाल की खाड़ी का शाखा मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है या नहीं मिलती है, जो भी हो आपको देखना है। ये है दोनों शाखाएं कभी आपस में नहीं मिलती हैं, बी है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, सी है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से, सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा, यानी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी लगभग पंजाब, समझ लीजिए पंजाब वाला क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र या हिमाचल वाला, इन जगहों पे दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून दोनों जाके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन से क्षेत्र पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? कौन सा क्षेत्र? ए है निम्न वर्षा युक्त शुष्क क्षेत्र, बी है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, सी है हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता युक्त वाले क्षेत्र में क्या पीठ मृदा का विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचानना है। ए है विषुववृत्त के आसपास के क्षेत्र को विषुवतीय निम्न अवदाब के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। सी है ध्रुवीय क्षेत्र के निकट वायुदाब कम होता है, तो इसका गलत उत्तर हो जाएगा सी, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब कम नहीं होता है या ज़्यादा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर एवं पूर्ण है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देंगे। लौह और इस्पात उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है वस्त्र उद्योग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वस्त्र उद्योग, सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, लद्दाख स्थानांतरित कृषि किस देश में पाई जाती है? ए है श्रीलंका, बी है ब्राज़ील, सी है वियतनाम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक कोई नहीं, क्योंकि जो लद्दाख कृषि है वह कहाँ पाई जाती है? मलेशिया और इंडोनेशिया में, ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया, जबकि श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। ब्राज़ील में रोका, ठीक है, वियतनाम में रे कहा जाता है, याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि भू स्तंभ के ऊपरी भाग में कम घनत्व और निचले भाग में अधिक घनत्व होता है? तो ए है एरी, बी है प्राट, सी है हाइफर्ड एवं बोवी, डी है हिस्कैनन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्कैनन महोदय ने कहा था कोई भू स्तंभ है इसके ऊपरी भाग में कम घनत्व और निचली भाग में अधिक घनत्व होता है, ठीक। तो ये था बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 7 भूगोल विषय का, और आगे हम प्रैक्टिस सेट 8 कल या परसों के अंदर कर लाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो, अगर ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।